चैप्टर 9 के संकेत पर उछलता हुआ टट्टू। ब्री लैंड का मुख्य गांव था, एक छोटा सा आबाद क्षेत्र जो आसपास की खाली जमीनों में एक द्वीप की तरह था। ब्री के अलावा पहाड़ी के दूसरी तरफ स्टेडल था, थोड़ी दूर पूर्व की ओर एक गहरी घाटी में कॉम्बे और चेटवुड के किनारे पर आर्किड था। ब्री हिल और गांवों के आसपास खेतों और पालतू जंगलों का एक छोटा सा देश था जो केवल कुछ मील की दूरी पर था। ब्री के लोग भूरे बालों वाले, चौड़े और थोड़े छोटे कद के, हंसमुख और स्वतंत्र थे। वे किसी और के नहीं बल्कि खुद के थे, लेकिन वे हॉबिट, बौने, कल्पित बौने और अपने आसपास की दुनिया के अन्य निवासियों के साथ बड़े लोगों की तुलना में अधिक दोस्ताना और परिचित थे। उनकी अपनी कहानियों के अनुसार वे मूल निवासी थे और मध्य विश्व के पश्चिम में भटकने वाले पहले मनुष्यों के वंशज थे। कुछ ही लोग एल्डर डेज की उथल पुथल से बच पाए थे, लेकिन जब राजा फिर से महासागर के पार लौटे तो उन्होंने ब्री पुरुषों को अभी भी वहां पाया, और वे अब भी वहां थे जब पुराने राजाओं की यादें घास में फीकी पड़ गई थीं। उन दिनों कोई भी अन्य व्यक्ति इतनी दूर पश्चिम में या शायर के 100 लीग के भीतर निवास नहीं करता था, लेकिन ब्री से परे जंगली इलाकों में रहस्यमयी घुमक्कड़ लोग रहते थे। ब्री के लोग उन्हें रेंजर कहते थे और उनके मूल के बारे में कुछ नहीं जानते थे। वे ब्री के लोगों की तुलना में लंबे और काले थे और माना जाता था कि उनमें देखने और सुनने की अजीब शक्ति थी और वे जानवरों और पक्षियों की भाषाएं समझते थे। वे अपनी मर्जी से दक्षिण की ओर और पूर्व की ओर मिस्टी पर्वतों तक घूमते थे, लेकिन अब वे कम हो गए थे और शायद ही कभी दिखाई देते थे। जब वे प्रकट हुए तो दूर दूर से समाचार लाए और अजीबोगरीब भूली हुई बातें बताईं। कहानियां जो उत्सुकता से सुनी जाती थीं, लेकिन ब्री लोक मित्र नहीं बनाते थे। उनमें से ब्री लैंड में हॉबिट के कई परिवार भी थे और उनका दावा था कि ये दुनिया में हॉबिट की सबसे पुरानी बस्ती है, जिसकी स्थापना ब्रैंडीवाइन को पार करने और शायर के उपनिवेश बनने से बहुत पहले हुई थी। वे ज्यादातर स्टेडल में रहते थे, हालांकि ब्री में भी कुछ थे, खासकर पहाड़ी की ऊंची ढलानों पर, मेन के घरों के ऊपर। बड़े लोग और छोटे लोग जैसा कि वे एक दूसरे को पुकारते थे, दोस्ताना संबंध रखते थे, अपने अपने तरीके से अपने कामों को देखते थे, लेकिन दोनों ही खुद को ब्री लोगों का जरूरी हिस्सा मानते थे। दुनिया में कहीं और ऐसी अनोखी लेकिन बेहतरीन व्यवस्था नहीं थी। ब्री लोग, बड़े और छोटे, खुद ज्यादा यात्रा नहीं करते थे और 4 गांवों के मामले ही उनकी मुख्य चिंता थे। कभी कभी ब्री के हॉबिट बकलैंड या ईस्ट फॉथिंग तक चले जाते थे, लेकिन हालांकि उनका लिंक लैंड ब्रैंडीवाइन ब्रिज के पूर्व में एक दिन की सवारी से ज्यादा दूर नहीं था, लेकिन शायर के हॉबिट अब शायद ही कभी वहां जाते थे। कभी कभार कोई बकलैंडर या साहसी 2 केक या 2 रात के लिए सराय में आता था, लेकिन अब वह भी कम होता जा रहा था। शायर के हॉबिट ब्री के लोगों और सीमाओं से परे रहने वाले किसी भी अन्य व्यक्ति को आउटसाइडर कहते थे और उनमें बहुत कम दिलचस्पी लेते थे, उन्हें नीरस और असभ्य मानते थे। संभवतः आउटसाइडर और भी बहुत थे। उन दिनों दुनिया के पश्चिम में शायर के लोगों की कल्पना से कहीं ज्यादा लोग बिखरे हुए थे। कुछ, निस्संदेह, आवारा लोगों से बेहतर नहीं थे, जो किसी भी किनारे पर गड्ढा खोदने के लिए तैयार थे और केवल तब तक ही रहते थे जब तक उन्हें सुविधा हो। लेकिन ब्री लैंड में, किसी भी दर पर, हॉबिट सभ्य और समृद्ध थे और अपने दूर के रिश्तेदारों की तुलना में अधिक देहाती नहीं थे। यह अभी भी भुलाया नहीं गया था कि एक समय था जब लोगों के बीच बहुत आना जाना था। शायर और ब्री, सभी खातों से पता चलता है कि ब्रैंडीबक्स में ब्री का खून था। ब्री गांव में बड़े लोगों के लगभग 100 पत्थर के घर थे, जिनमें से अधिकतर सड़क के ऊपर, पहाड़ी पर बसे थे और जिनकी खिड़कियां पश्चिम की ओर खुलती थीं। उस तरफ, पहाड़ी से आधे से ज्यादा चक्कर लगाते हुए और वापस पहाड़ी की तरफ, एक गहरी बांध थी जिसके अंदर की तरफ एक मोटी बाड़ थी। इस पर सड़क एक पुल से होकर गुजरती थी, लेकिन जहां ये बाड़ को भेदती थी, वहां एक बड़े गेट से उसे रोक दिया गया था। दक्षिणी कोने में एक और गेट था जहां से सड़क गांव से बाहर निकलती थी। रात होने पर दरवाजे बंद कर दिए जाते थे, लेकिन उनके ठीक अंदर दरबानों के लिए छोटे छोटे कमरे थे। सड़क के नीचे, जहां ये पहाड़ी के तल पर जाने के लिए दाईं ओर मुड़ती थी, वहां एक बड़ी सराय थी। इसे बहुत पहले बनाया गया था जब सड़कों पर यातायात बहुत अधिक था।
क्योंकि ब्री एक पुराने रास्ते के मिलन स्थल पर खड़ा था। एक और प्राचीन सड़क पूर्वी सड़क को पार करती थी। गांव के पश्चिमी छोर पर स्थित बांध और पुराने दिनों में विभिन्न प्रकार के लोग और अन्य लोग इस पर बहुत यात्रा करते थे। ब्री से समाचार के रूप में अजीब अभी भी एक कहावत थी ईस्ट फॉथिंग में, उन दिनों से उतरते हुए जब उत्तर, दक्षिण और पूर्व से समाचार सराय में सुना जा सकता था और जब शायर हॉबिट इसे सुनने के लिए अधिक बार जाते थे। लेकिन उत्तरी भूमि लंबे समय से उजाड़ थी और उत्तरी सड़क अब शायद ही कभी इस्तेमाल की जाती थी। ये घास से लदी हुई थी और ब्री लोग इसे ग्रीनवे कहते थे। हालांकि ब्री की सराय अभी भी वहां थी और सराय का मालिक एक महत्वपूर्ण व्यक्ति था। उसका घर 4 गांवों के बड़े और छोटे निवासियों के बीच आलसी, बतूनी और जिज्ञासु लोगों के लिए एक बैठक स्थान था और रेंजर्स और अन्य घुमक्कड़ों और ऐसे यात्रियों, ज्यादातर बौनों के लिए एक सहारा था जो अभी भी पहाड़ों से आने जाने के लिए पूर्वी सड़क पर यात्रा करते थे। अंधेरा था और सफेद तारे चमक रहे थे जब फ्रोडो और उसके साथी आखिरकार ग्रीनवे क्रॉसिंग पर पहुंचे और गांव के पास पहुंचे। वे पश्चिमी गेट पर पहुंचे और पाया कि वह बंद है, लेकिन उसके आगे लॉज के दरवाजे पर एक आदमी बैठा था। वह उछलकर उठा और लालटेन लेकर आया और गेट के ऊपर से उन्हें आश्चर्य से देखने लगा। तुम क्या चाहते हो और कहाँ से आए हो? उसने रूखे स्वर में पूछा। हम यहाँ सराय की ओर जा रहे हैं, फ्रोडो ने उत्तर दिया। हम पूर्व की ओर यात्रा कर रहे हैं और आज रात आगे नहीं जा सकते। हॉबिट, 4 हॉबिट, और इससे भी बढ़कर, उनकी बातों से शायर से बाहर निकल जाओगे, गेटकीपर ने धीमे स्वर में कहा, मानो खुद से ही बात कर रहा हो। उसने एक पल के लिए उन्हें घूर कर देखा और फिर धीरे से गेट खोला और उन्हें अंदर जाने दिया। हम अक्सर शायर के लोगों को रात में सड़क पर घूमते हुए नहीं देखते। वे उसके दरवाजे पर कुछ पल रुके। आप मुझे माफ करेंगे कि मैं ये सोच रहा हूँ कि आपको ब्री के पूर्व में किस काम से जाना पड़ा। आपका नाम क्या है, मैं पूछ सकता हूँ? हमारे नाम और हमारा काम हमारा अपना है और यह उन पर चर्चा करने के लिए अच्छी जगह नहीं लगती, फ्रोडो ने कहा। उसे उस आदमी या उसके चेहरे पर गुस्सा नहीं आया। उसकी आवाज का स्वर, इसमें कोई संदेह नहीं कि यह आपका अपना काम है, उस आदमी ने कहा, लेकिन रात होने के बाद सवाल पूछना मेरा काम है। हम बकलैंड के हॉबिट हैं और हमें यात्रा करने और यहाँ सराय में रहने का शौक है, मेरी ने कहा। मैं मिस्टर ब्रैंडी बक हूँ, क्या यह आपके लिए पर्याप्त है? ब्री लोग यात्रियों के साथ उचित व्यवहार करते थे, या ऐसा मैंने सुना था। ठीक है, आदमी ने कहा। मेरा कोई अपमान करने का इरादा नहीं था, लेकिन आप पाएंगे कि गेट पर बूढ़े हैरी से ज्यादा लोग आपसे सवाल पूछ रहे होंगे। यहाँ अजीबोगरीब लोग हैं। अगर आप पोनी पर जाएं, तो आपको पता चलेगा कि आप यहाँ एकमात्र मेहमान हैं। उसने उन्हें शुभ रात्रि कहा और उन्होंने कुछ और नहीं कहा, लेकिन फ्रोडो लालटेन की रोशनी में देख सकता था कि वह आदमी अभी भी उन्हें उत्सुकता से देख रहा था। जब वे आगे बढ़े, तो उनके पीछे गेट की आवाज़ सुनकर उसे खुशी हुई। उसे आश्चर्य हुआ कि वह आदमी इतना संदिग्ध क्यों था और क्या कोई था जो उसे देख रहा था। हॉबिट्स के एक दल की खबर मांग रहा था। क्या ये गैंडाल्फ हो सकता था? हो सकता है कि वह जंगल और डाउन्स में देरी होने के दौरान पहुंच गया हो। लेकिन द्वारपाल की नज़र और आवाज़ में कुछ ऐसा था जिसने उसे असहज कर दिया। आदमी ने कुछ देर तक हॉबिट्स को घूरा और फिर अपने घर वापस चला गया। जैसे ही उसने अपनी पीठ घुमाई, एक काली आकृति तेजी से गेट के ऊपर से चढ़ी और गांव की सड़क की परछाइयों में खो गई। हॉबिट्स एक ढलान पर चढ़ते हुए, कुछ अलग अलग घरों को पार करते हुए, सराय के बाहर रुक गए। घर उन्हें बड़े और अजीब लग रहे थे। सैम ने सराय को उसकी 3 मंजिलों और कई खिड़कियों के साथ देखा और महसूस किया कि उसका दिल बैठ गया। उसने कभी न कभी अपनी यात्रा के दौरान पेड़ों से भी ऊंचे विशालकाय लोगों और अन्य जीवों से मिलने की कल्पना की थी, लेकिन इस समय उसे मनुष्यों और उनके ऊंचे घरों की पहली झलक काफी लग रही थी, वास्तव में एक थकाऊ दिन के अंधेरे अंत के लिए बहुत ज्यादा। उसने सराय के आंगन की छाया में खड़े काले घोड़ों और अंधेरी ऊपरी खिड़कियों से झांकते काले सवारों की कल्पना की। हम निश्चित रूप से रात के लिए यहाँ नहीं रुकने वाले हैं, है न, सर? उसने आश्चर्य से कहा। अगर इन पेन में हॉबिट लोग हैं,
तो हम उनमें से कुछ की तलाश क्यों नहीं करते जो हमें अपने साथ रखने के लिए तैयार हों? यह ज्यादा घर जैसा होगा। फ्रोडो ने पूछा, इस सराय में क्या समस्या है? टॉम बॉम्बेडल ने इसकी सिफारिश की थी। मुझे उम्मीद है कि अंदर से यह घर जैसा ही होगा। बाहर से देखने पर भी यह सराय परिचित आंखों को एक सुखद घर लगती थी। इसका सामने का हिस्सा सड़क पर था और दो पंख पहाड़ी की निचली ढलानों से आंशिक रूप से कटी हुई जमीन पर पीछे की ओर थे, ताकि पीछे की ओर दूसरी मंजिल की खिड़कियां जमीन के बराबर हों। दो पंखों के बीच एक आंगन की ओर जाने वाला एक चौड़ा मेहराब था और मेहराब के नीचे बाईं ओर एक बड़ा दरवाज़ा था जिस तक कुछ चौड़ी सीढ़ियां पहुंचती थीं। दरवाज़ा खुला था और उसमें से रोशनी आ रही थी। मेहराब के ऊपर एक लैंप था और उसके नीचे एक बड़ा साइनबोर्ड लटका हुआ था। एक मोटा सफ़ेद टट्टू अपने पिछले पैरों पर खड़ा था। दरवाजे के ऊपर सफ़ेद अक्षरों में लिखा था, बार्लिमन द्वारा लिखा गया द प्रांसिंग पोनी बटरबर। कई निचली खिड़कियों में मोटे पर्दों के पीछे रोशनी दिखाई दे रही थी। जब वे बाहर अंधेरे में झिझक रहे थे तो किसी ने अंदर से एक मजेदार गाना गाना शुरू कर दिया और कई खुशमिजाज आवाजें जोर जोर से कोरस में शामिल हो गईं। उन्होंने एक पल के लिए इस उत्साहवर्धक ध्वनि को सुना और फिर अपने टैटूओं से उतर गए। गाना खत्म हुआ और हंसी और तालियों की गड़गड़ाहट शुरू हो गई। वे अपने टैटूओं को मेहराब के नीचे ले गए और उन्हें याद में खड़ा छोड़कर वे सीढ़ियों पर चढ़ गए। फ्रोडो आगे बढ़ा और लगभग एक छोटे मोटे आदमी से टकरा गया जिसके सिर पर गंजापन और चेहरा लाल था। उसने एक सफ़ेद एप्रन पहना हुआ था और वह एक दरवाजे से दूसरे दरवाजे से बाहर निकलकर अंदर जा रहा था। उसके हाथ में मगों से भरी एक ट्रे थी। क्या हम? फ्रोडो ने कहना शुरू किया। आधा मिनट, अगर आप चाहें। आदमी ने अपने कंधे के ऊपर से चिल्लाया और आवाज़ों के कोलाहल और धुएं के बादल में गायब हो गया। एक पल में वह फिर से बाहर आ गया, अपने हाथों को अपने एप्रन पर पोंछते हुए। शुभ संध्या, छोटे मालिक, उसने झुकते हुए कहा। आप जो भी हों चाह रहे हो, 4 लोगों के लिए बिस्तर और 5 टैटूओं के लिए अस्तबल, यदि इसका प्रबंध हो सके। क्या आप मिस्टर बटरबर हैं? ये सही है। बार्लीमैन मेरा नाम है। बार्लीमैन बटरबर आपकी सेवा में। आप शायर से हैं, है न? उसने कहा और फिर अचानक उसने अपने माथे पर हाथ मारा, जैसे कि कुछ याद करने की कोशिश कर रहा हो। हॉबिट्स, वह चिल्लाया। अब यह मुझे क्या याद दिलाता है? क्या मैं आपका नाम पूछ सकता हूँ, सर? मिस्टर टूक और मिस्टर ब्रंडीबक, फ्रोडो ने कहा, और यह सैम गैमजी है। मेरा नाम अंडरहिल है। अब तो हो गया। बटरबर ने अपनी उंगलियां चटकाते हुए कहा। ये फिर से चला गया, लेकिन जब मुझे सोचने का समय मिलेगा तो यह वापस आ जाएगा। मैं थक गया हूँ, लेकिन मैं देखूंगा कि मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ। आजकल शायर से अक्सर कोई पार्टी नहीं मिलती और मुझे आपका स्वागत न करने का दुख होगा। लेकिन आज रात घर में इतनी भीड़ है जितनी लंबे समय से नहीं थी। बस, हम्ब्री में कहते हैं, यहाँ कभी बारिश नहीं होती, बल्कि मूसलाधार होती है। हाय, नोब, वह चिल्लाया, तुम कहाँ हो, ऊनी पैरों वाले धीमे धीमे चलने वाले? नोब, आ रहा हूँ, सर, आ रहा हूँ। एक प्रसन्नचित दिखने वाला हॉबिट दरवाजे से बाहर निकला और यात्रियों को देखकर रुक गया और बड़ी दिलचस्पी से उन्हें देखने लगा। बॉब कहाँ है? मकान मालिक ने पूछा। तुम्हें नहीं पता? अच्छा, उसे ढूंढूं। डबल शार्प, मेरे पास 6 पैर नहीं है, न ही 6 आँखें। बॉब से कहो कि 5 टट्टू हैं जिन्हें अस्तबल में रखना है। उसे किसी तरह जगह ढूंढनी होगी। नोब ने तेजी से कहा, एक मुस्कुराहट और एक आंख मार के साथ दूर। अच्छा, अब मैं क्या कहने जा रहा था? बटरबर ने अपना माथा थपथपाते हुए कहा, एक बात दूसरी बात को जन्म देती है, ऐसा कहा जा सकता है। मैं आज रात इतना व्यस्त हूँ कि मेरा सिर घूम रहा है। एक पार्टी है जो नीचे से ग्रीनवे तक आई है, कल रात दक्षिण की ओर, और यह शुरू से ही काफी अजीब था। फिर आज शाम को पश्चिम की ओर जाने वाले बॉनों का एक यात्रा दल आया। और अब तुम हो। अगर तुम हॉबिट नहीं होते तो मुझे संदेह है कि हम तुम्हें घर दे पाते।
लेकिन हमारे पास उत्तरी विंग में 1 या 2 कमरे हैं जो हॉबिट के लिए खास तौर पर बनाए गए थे जब ये जगह बनाई गई थी। भूतल पर जैसा कि वे आमतौर पर पसंद करते हैं, गोल खिड़कियां और सब कुछ जो उन्हें पसंद है। मुझे उम्मीद है कि तुम आराम से रहोगे। मुझे संदेह नहीं है कि तुम रात का खाना चाहोगे। जितनी जल्दी हो सके। अब यहाँ से। वो उन्हें एक छोटी सी गली में ले गया और एक दरवाज़ा खोला। यहाँ एक अच्छा सा छोटा सा बैठक का खाना है। उसने कहा, मुझे उम्मीद है कि यह ठीक रहेगा। अब मुझे माफ़ करें, मैं बहुत व्यस्त हूँ। बात करने का समय नहीं है। मुझे दौड़ना चाहिए। 2 पैरों के लिए ये कठिन काम है, लेकिन मैं पतला नहीं हो सकता। मैं बाद में फिर से देखूंगा। अगर आपको कुछ चाहिए, तो हाथ की घंटी बजाएं और 9 बाज जाएगा। अगर वह नहीं आता है, तो घंटी बजाएं और चिल्लाएं। वो आखिरकार चला गया और उन्हें सांस फूलने जैसा महसूस कराते हुए छोड़ गया। वो व्यस्त होने के बावजूद भी अंतहीन बातचीत करने में सक्षम लग रहा था। वे खुद को एक छोटे और आरामदायक कमरे में पाते हैं। चूल्हे पर थोड़ी तेज आग जल रही थी और उसके सामने कुछ छोटी और आरामदायक कुर्सियां थीं। वहाँ एक गोल मेज थी, जिस पर पहले से ही सफ़ेद कपड़ा बिछा हुआ था और उस पर एक बड़ी हाथ की घंटी रखी हुई थी। लेकिन हॉबिट नौकर नूब बहुत पहले ही भागता हुआ अंदर आ गया। उन्होंने घंटी बजाने के बारे में सोचा। वह मोमबत्तियां और प्लेटों से भरी एक ट्रे लेकर आया। क्या आप कुछ पीना चाहेंगे, स्वामी? उसने पूछा। और क्या मैं आपको बेडरूम दिखा दूं, जब तक आपका खाना तैयार हो रहा है? वे धुले हुए थे और बियर के गहरे मगों के बीच में थे जब श्री बटरबर और नूब फिर से आए। पलक झपकते ही मेज सजा दी गई। वहाँ गरम सूप, ठंडा मीट, ब्लैकबेरी टार्ट, नई रोटियां, मक्खन के टुकड़े और आधा पका हुआ पनीर था। अच्छा सादा खाना, जितना अच्छा शायर दिखा सकता था, और इतना घर जैसा कि सैम की आखिरी शंकाएं दूर हो गईं। पहले से ही बियर की बढ़िया गुणवत्ता से बहुत राहत मिली हुई थी। मकान मालिक ने एक लिंक के लिए इधर उधर मंडराते हुए फिर उन्हें छोड़ने के लिए तैयार हो गया। मुझे नहीं पता कि आप खाना खाने के बाद कंपनी में शामिल होना चाहेंगे या नहीं, उसने दरवाजे पर खड़े होकर कहा। शायद आप अपने बिस्तर पर चले जाना पसंद करेंगे। फिर भी कंपनी आपका स्वागत करने में बहुत खुश होगी, अगर आप चाहें तो। हमें शायर से बाहरी यात्री नहीं मिलते, मैं यही कहूँगा, क्षमा याचना करते हुए अक्सर, और हम कुछ समाचार सुनना पसंद करते हैं, या कोई कहानी या गीत जो आपके मन में हो। लेकिन जैसा आप चाहें, घंटी बजाएं, अगर आपको किसी चीज़ की कमी हो। अपने रात्रिभोज के अंत में वे इतने तरोताजा और उत्साहित महसूस कर रहे थे, लगभग 3/4 घंटे तक लगातार चलते रहे, अनावश्यक बातचीत से बाधित नहीं हुए कि फ्रोडो, पिप्पिन और सैम ने कंपनी में शामिल होने का फैसला किया। मेरी ने कहा कि यह बहुत घुटन भरा होगा। मैं यहाँ आग के पास थोड़ी देर चुपचाप बैठूंगी और शायद बाद में हवा सूंघने के लिए बाहर जाऊंगी। अपने पी और क्यू का ध्यान रखें और यह ना भूलें कि आपको गुप्त रूप से भागना है और अभी भी मुख्य सड़क पर हैं और शायर से बहुत दूर नहीं हैं। ठीक है, पिप्पिन ने कहा, अपना ख्याल रखना, खो मत जाना और यह मत भूलना कि घर के अंदर रहना ज्यादा सुरक्षित है। ये समूह सराय के बड़े कॉमन रूम में था। फ्रोडो ने पाया कि जब उसकी आंखें रोशनी की आदी हो गईं, तो भीड़ बड़ी और मिली जुली थी। यह मुख्य रूप से धधकती लकड़ियों की आग से आ रहा था, क्योंकि बीम से लटके 3 लैंप मंद थे और आधे धुएं में लिपटे हुए थे। बार्लीमन बटरबर आग के पास खड़ा था, कुछ बौनों और 1 या 2 अजीब दिखने वाले आदमियों से बात कर रहा था। बेंचों पर कई तरह के लोग बैठे थे। ब्री के लोग, स्थानीय हॉबिट्स का एक समूह एक साथ बैठकर बातें कर रहे थे। कुछ और बौने और छाया और कोनों में पहचानना मुश्किल अन्य अस्पष्ट आकृतियां। जैसे ही शायर हॉबिट्स ने प्रवेश किया, ब्री लंडर्स ने स्वागत का एक कोरस बजाया। अजनबी, खासकर वे जो ग्रीनवे से आए थे, उन्हें उत्सुकता से घूरते रहे। जमींदार ने नए लोगों को ब्री लोगों से इतनी जल्दी मिलवाया कि हालांकि उन्होंने कई नाम पहचान लिए, लेकिन वे शायद ही कभी सुनिश्चित हो पाए कि वे नाम किसके हैं।
ब्री के लोगों के सभी नाम काफी हद तक वनस्पति विज्ञान से संबंधित और शायर लोगों के लिए काफी अजीब लग रहे थे, जैसे रशलाइट, गोटलीफ, हीथरेटोस, एप्पलडोर, थिसलवूल और फनी बटरबर का जिक्र नहीं। कुछ हॉबिट्स के नाम भी ऐसे ही थे। उदाहरण के लिए मुगवर्ट्स बहुत सारे लग रहे थे, लेकिन उनमें से अधिकांश के प्राकृतिक नाम थे, जैसे बैंक्स, ब्रॉकहाउस, लॉन्गहोल्स, सेंडहीवर और टेनली, जिनमें से कई नाम प्राकृतिक थे। शायर में इस्तेमाल किया जाता है। सेडल से कई अंडरहिल्स थे, और चूंकि वे रिश्तेदारी के बिना नाम साझा करने की कल्पना नहीं कर सकते थे, इसलिए उन्होंने फ्रोडो को अपने दिल में एक लंबे समय से खोए हुए चचेरे भाई के रूप में ले लिया। ब्री हॉबिट वास्तव में मिलनसार और जिज्ञासु थे, और फ्रोडो को जल्द ही पता चल गया कि वह जो कर रहा था उसका कुछ स्पष्टीकरण तो मिलना ही चाहिए। दिया गया। उन्होंने बताया कि उन्हें इतिहास और भूगोल में रुचि है, जिस पर लोगों ने खूब सिर हिलाया, हालांकि इनमें से कोई भी शब्द ब्री बोली में ज्यादा इस्तेमाल नहीं किया जाता था। उन्होंने कहा कि वे एक किताब लिखने के बारे में सोच रहे थे, जिस पर सभी ने मौन आश्चर्य व्यक्त किया, और कहा कि वे और उनके दोस्त शायर के बाहर, विशेष रूप से पूर्वी भूमि में रहने वाले हॉबिट के बारे में जानकारी एकत्र करना चाहते थे। इस पर एक साथ कई आवाजें गूंज उठीं। अगर फ्रोडो वाकई किताब लिखना चाहता था और उसके पास बहुत से कान होते, तो वह कुछ ही मिनटों में कई अध्यायों के लिए पर्याप्त जानकारी हासिल कर लेता। और अगर वह पर्याप्त नहीं था, तो उसे नामों की एक पूरी सूची दी गई, जिसमें ओल्ड बार्लीमैन हियर से शुरू होता था, जिससे वह आगे की जानकारी के लिए जा सकता था। लेकिन कुछ समय बाद, जब फ्रोडो ने मौके पर किताब लिखने का कोई संकेत नहीं दिखाया, तो हॉबिट्स शायर में चल रही गतिविधियों के बारे में अपने सवालों पर लौट आए। फ्रोडो बहुत संवादात्मक साबित नहीं हुआ, और जल्द ही उसने खुद को एक कोने में अकेले बैठे, सुनते और इधर-उधर देखते हुए पाया। पुरुष और बौने ज्यादातर दूर की घटनाओं के बारे में बात कर रहे थे और एक तरह की ऐसी बातें बता रहे थे जो अब बहुत आम हो चली थीं। दक्षिण में परेशानी थी, और ऐसा लग रहा था कि ग्रीनवे से आए पुरुष आगे बढ़ रहे थे, ऐसी जमीन की तलाश में जहां उन्हें थोड़ी शांति मिल सके। ब्री लोग सहानुभूति रखते थे, लेकिन स्पष्ट रूप से अपनी छोटी सी जमीन पर बड़ी संख्या में अजनबियों को रखने के लिए तैयार नहीं थे। यात्रियों में से एक तिरछी आंखों वाला बदशक्ल व्यक्ति भविष्यवाणी कर रहा था कि निकट भविष्य में और भी लोग उत्तर की ओर आएंगे। अगर उनके लिए जगह नहीं मिलती है, तो वे इसे खुद ही ढूंढ लेंगे। उन्हें जीने का अधिकार है, ठीक वैसे ही जैसे दूसरे लोगों को है, उसने ऊंची आवाज में कहा। स्थानीय निवासी इस संभावना से खुश नहीं दिखे। हॉबिट्स ने इस सब पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया, और इस समय ऐसा नहीं लग रहा था कि हॉबिट्स को इससे कोई सरोकार है। बड़े लोग हॉबिट होल में रहने के लिए भीख नहीं मांग सकते। वे सैम और पिप्पिन में ज्यादा दिलचस्पी रखते थे, जो अब घर जैसा महसूस कर रहे थे, और शायर में होने वाली घटनाओं के बारे में खुशी खुशी बातें कर रहे थे। पिप्पिन ने मिशेल डेल्विंग में टाउन हॉल की छत के ढहने की कहानी सुनाकर खूब हंसी उड़ाई। मेयर विल विटफुट और वेस्ट फार्थिंग के सबसे मोटे हॉबिट को चाक में दफना दिया गया था, और वे आटे से बने पकौड़े की तरह बाहर निकले। लेकिन कई सवाल पूछे गए, जिससे फ्रोडो थोड़ा असहज हो गया। ब्री लैंडर्स में से एक, जो कई बार शायर में गया था, जानना चाहता था कि अंडरहिल्स कहाँ रहते थे और वे किससे संबंधित थे। अचानक फ्रोडो ने देखा कि दीवार के पास छाया में बैठा एक अजीब सा दिखने वाला मौसम से पीड़ित आदमी भी हॉबिट की बातें ध्यान से सुन रहा था। उसके सामने एक लंबा टैंकर्ड था, और वह एक लंबी तने वाली पाइप को उत्सुकता से तराश कर पी रहा था। उसके पैर उसके सामने फैले हुए थे, जिसमें मुलायम चमड़े के ऊंचे जूते दिख रहे थे जो उसे अच्छी तरह से फिट थे, लेकिन बहुत घिस चुके थे और अब कीचड़ से सने हुए थे। भारी गहरे हरे रंग का एक यात्रा रंजित लबादा। उसने अपने चारों ओर एक कपड़ा कसकर बांध रखा था, और कमरे की गर्मी के बावजूद उसने एक हुड पहना हुआ था जो उसके चेहरे को ढक रहा था। लेकिन जब वह हॉबिटों को देख रहा था तो उसकी आंखों की चमक देखी जा सकती थी। वह कौन है? फ्रोडो ने पूछा, जब उसे मिस्टर बटरबर से फुसफुसाने का मौका मिला। मुझे नहीं लगता कि तुमने उसका परिचय कराया है।
वह जमींदार ने उत्तर देते हुए फुसफुसाते हुए कहा, बिना सिर घुमाए आंख मूंद कर। मैं ठीक से नहीं जानता। वह घुमक्कड़ लोगों में से एक है, हम उन्हें रेंजर्स कहते हैं। वह शायद ही कभी बात करता है, लेकिन जब वह होश में होता है तो वह एक दुर्लभ कहानी सुना सकता है। वह 1 महीने या 1 साल के लिए गायब हो जाता है और फिर वह फिर से दिखाई देता है। वह पिछले वसंत में अक्सर आता जाता था, लेकिन मैंने उसे हाल ही में नहीं देखा। उसका सही नाम क्या है, यह मैंने कभी नहीं सुना, लेकिन वह यहाँ स्ट्राइडर के नाम से जाना जाता है। अपनी लंबी टांगों पर बहुत तेज गति से चलता है, हालांकि वह किसी को नहीं बताता कि उसे जल्दी क्यों है। लेकिन पूर्व और पश्चिम का कोई हिसाब नहीं है, जैसा कि हम ब्री में कहते हैं, जिसका अर्थ है रेंजर्स और शायर लोग। आपसे क्षमा चाहता हूँ। अजीब बात है कि आपने उसके बारे में पूछा, लेकिन उस समय मिस्टर बटरबर्ग को और अधिक शराब की मांग के कारण बुलाया गया और उनकी अंतिम टिप्पणी अस्पष्ट रह गई। फ्रोडो ने पाया कि स्ट्राइडर अब उसकी ओर देख रहा था, मानो उसने जो कुछ कहा था वह सब सुन लिया हो या अनुमान लगा लिया हो। अब अपने हाथ की एक लहर और एक सिर हिलाकर उसने फ्रोडो को अपने पास आने और बैठने के लिए आमंत्रित किया। जैसे ही फ्रोडो पास आया, उसने अपना हुड पीछे फेंक दिया, जिससे उसके सिर पर भूरे रंग के काले बाल दिखाई देने लगे और उसके पीले तने वाले चेहरे पर गहरी भूरी आंखें दिखाई देने लगीं। मुझे स्ट्राइडर कहा जाता है, उसने धीमी आवाज में कहा। मैं बहुत खुश हूँ आपसे मिलूंगा, मास्टर अंडरहिल, अगर पुराने बटरबर्ग ने आपका नाम सही लिखा हो। हाँ, फ्रोडो ने सख्ती से कहा। वो उन उत्सुक आंखों की निगाहों के नीचे सहज महसूस नहीं कर रहा था। ठीक है, मास्टर अंडरहिल, स्ट्राइडर ने कहा, अगर मैं आपकी जगह होता तो मुझे आपके युवा मित्रों को बहुत ज्यादा बात करने से रोकना चाहिए। शराब, आग और संयोग से मिलना जुलना काफी सुखद है, लेकिन यह शायर नहीं है। यहाँ अजीबोगरीब लोग हैं। हालांकि मैं यह वैसे नहीं कह रहा हूँ जैसा कि आपको नहीं कहना चाहिए, उसने व्यंग्यात्मक लहजे में कहा। फ्रोडो की नज़र देखकर वह मुस्कुराया। और हाल ही में ब्री से होकर और भी अजीब यात्री गुजरे हैं, उसने फ्रोडो के चेहरे को देखते हुए कहा। फ्रोडो ने उसकी ओर देखा, लेकिन कुछ नहीं कहा और स्ट्राइडर ने कोई और संकेत नहीं दिया। उसका ध्यान अचानक पिप्पिन पर केंद्रित हो गया। फ्रोडो को ये जानकर आश्चर्य हुआ कि हास्यास्पद युवा टूक मिशेल डेल्विन के मोटे मेयर के साथ अपनी सफलता से उत्साहित होकर अब वास्तव में बिल्बो की विदाई पार्टी का एक हास्यपूर्ण विवरण दे रहा था। वह पहले से ही भाषण की नकल कर रहा था और आश्चर्यजनक गायब होने के करीब पहुंच रहा था। फ्रोडो नाराज था। ये स्थानीय हॉबिट्स के लिए एक हानिरहित कहानी थी, इसमें कोई संदेह नहीं। नदी के उस पार के उन मज़ेदार लोगों के बारे में एक मज़ेदार कहानी, लेकिन कुछ लोग, उदाहरण के लिए बूढ़ा बटरबर्ग, 1-2 बातें जानते थे और शायद बहुत पहले बिल्बो के गायब होने की अफवाहें सुनी थीं। यह उनके दिमाग में बैगिंस का नाम ला सकता था, खासकर अगर ब्री में उस नाम के बारे में पूछताछ हुई हो। फ्रोडो बेचैन हो गया, सोच रहा था कि क्या करे। पिप्पिन को स्पष्ट रूप से मिल रही तवज्जो का बहुत आनंद आ रहा था और वह अपने खतरे को पूरी तरह भूल गया था। फ्रोडो को अचानक डर लगा कि अपने वर्तमान मूड में वह अंगूठी का जिक्र भी कर सकता है और यह विनाशकारी हो सकता है। तुम्हें जल्दी से कुछ करना चाहिए, स्ट्राइडर ने उसके कान में फुसफुसाया। फ्रोडो उछलकर एक मेज पर खड़ा हो गया और बात करने लगा। पिप्पिन के दर्शकों का ध्यान भंग हो गया। कुछ हॉबिट्स ने फ्रोडो को देखा और हंसे और ताली बजाई, ये सोचकर कि मिस्टर अंडरहिल ने उतना ही शराब पी लिया है जितना उसके लिए अच्छा था। फ्रोडो को अचानक बहुत बेवकूफ़ी महसूस हुई और उसने पाया कि वह, जैसा कि भाषण देते समय उसकी आदत थी, अपनी जेब में रखी चीज़ों को उंगलियों से छू रहा था। उसने अंगूठी को चेन पर महसूस किया और अचानक उसके मन में उसे पहनने और इस मूर्खतापूर्ण स्थिति से गायब हो जाने की इच्छा हुई। उसे लगा कि किसी तरह, जैसे उसे बाहर से कमरे में किसी व्यक्ति या चीज से कोई सुझाव आया हो। उसने प्रलोभन का दृढ़ता से विरोध किया और अंगूठी को अपने हाथ में पकड़ लिया, जैसे कि उसे पकड़कर रखना हो और उसे भागने या कोई शरारत करने से रोकना हो। किसी भी तरह से उसे इससे कोई प्रेरणा नहीं मिली। उसने कुछ उपयुक्त शब्द कहे,
जैसा कि शायर में कहा जाता था, हम सभी आपके स्वागत की दयालुता से बहुत संतुष्ट हैं और मुझे उम्मीद है कि मेरी संक्षिप्त यात्रा शायर और ब्री के बीच दोस्ती के पुराने संबंधों को नवीनीकृत करने में मदद करेगी। और फिर वह झिझका और खांसने लगा। कमरे में मौजूद हर कोई अब उसकी ओर देख रहा था। एक गाना, हॉबिट में से एक चिल्लाया। एक गाना, एक गाना। बाकी सभी चिल्लाए। अब आइए मास्टर, हमारे लिए कुछ ऐसा गाओ जो हमने पहले नहीं सुना हो। एक पल के लिए फ्रोडो मुंह बाए खड़ा रहा। फिर हताशा में उसने एक हास्यास्पद गीत शुरू किया जिसे बिल्बो बहुत पसंद करता था और वास्तव में उस पर गर्व भी करता था, क्योंकि उसने खुद ही इसके बोल गढ़े थे। यह एक सराय के बारे में था और शायद इसीलिए यह उसी समय फ्रोडो के दिमाग में आया। यहाँ ये पूरा गीत है। अब इसके केवल कुछ शब्द ही आम तौर पर याद रह जाते हैं। वहाँ एक सराय है, एक पुरानी भूरी पहाड़ी के नीचे एक पुरानी सराय, और वहाँ वे इतनी भूरी बियर बनाते हैं कि चांद पर बैठा आदमी खुद एक रात उसे पीने के लिए नीचे आया। घोड़े वाले के पास एक मतवाली बिल्ली है जो 5 तारों वाली वायलिन बजाती है, और वह अपना धनुष ऊपर नीचे चलाता है, कभी ऊंची चिंघाड़ता है, कभी धीमी घुरघुराहट करता है, कभी बीच में आरी चलाता है। मकान मालिक ने एक छोटा कुत्ता पाल रखा है जो मजाक का बड़ा शौकीन है। जब मेहमानों में खुशी का माहौल होता है तो वह सभी मजाकों पर कान लगाता है और तब तक हंसता है जब तक उसका गला भर न आए। वे सींग वाली गाय को भी किसी रानी की तरह गर्व से रखते हैं, लेकिन संगीत उसके सिर को शराब की तरह घुमा देता है और उसे अपनी गुच्छेदार पूंछ हिलाकर हरियाली पर नाचने के लिए मजबूर कर देता है। और ओह, चांदी के बर्तनों की कतारें और चांदी के चम्मचों का भंडार। रविवार के लिए एक खास जोड़ी होती है और शनिवार की दोपहर को वे इन्हें सावधानी से चमकाते हैं। चांद पर बैठा आदमी खूब शराब पी रहा था और बिल्ली रोने लगी। मेज पर एक थाली और एक चम्मच नाचने लगे। बगीचे में गाय पागलों की तरह उछलने लगी और छोटा कुत्ता उसकी पूंछ का पीछा करने लगा। चांद पर बैठा आदमी एक और मग ले गया और फिर अपनी कुर्सी के नीचे लुढ़क गया और वहीं वह ऊँघता रहा और शराब के सपने देखता रहा जब तक कि आकाश में तारे फीके नहीं पड़ गए और हवा में भोर न हो गई। तब घोड़े वाले ने अपनी मदमस्त बिल्ली से कहा, चांद के सफ़ेद घोड़े, वे हिनहिनाते हैं और अपनी चांदी की लगाम चबाते हैं, लेकिन उनका स्वामी चला गया है और उसकी बुद्धि डूब गई है और सूरज जल्द ही उगने वाला है। इसलिए उसकी सारंगी पर बिल्ली हे डिडल डिडल बजाने लगी, एक ऐसा संगीत जो मुर्दों को भी जगा दे। वह चीखने लगा, आरी चलाने लगा और धुन को तेज कर दिया, जबकि मकान मालिक ने चांद पर बैठे आदमी को हिलाया। 3 बज चुके हैं, उसने कहा। उन्होंने आदमी को धीरे धीरे पहाड़ी पर चढ़ाया और उसे मून में बांध दिया, जबकि उसके घोड़े पीछे पीछे सरपट दौड़ रहे थे और गाय हिरन की तरह उछलती हुई आ रही थी और एक थाली चम्मच के साथ ऊपर आ रही थी। अब सारंगी और तेजी से बजने लगी, कुत्ते दहाड़ने लगे, गाय और घोड़े सिर के बल खड़े हो गए। सभी मेहमान अपने बिस्तरों से उछलकर फर्श पर नाचने लगे। एक पिंग पोंग के साथ वायलिन के तार टूट गए। गाय चांद पर कूद गई और छोटा कुत्ता ऐसा मजा देखकर हंसा और शनिवार का पकवान रविवार के चांदी के चम्मच के साथ भाग गया। जैसे ही सूर्य ने अपना सिर ऊपर उठाया, गोल चंद्रमा पहाड़ी के पीछे लुढ़क गया। उसे अपनी ज्वलंत आंखों पर यकीन ही नहीं हुआ। हालांकि दिन था, उसे आश्चर्य हुआ। वे सब वापस बिस्तर पर चले गए। जोरदार और लंबी तालियां बजीं। फ्रोडो की आवाज अच्छी थी और गीत ने उन्हें गुदगुदाया। बूढ़ा बार्ली कहाँ है? वे चिल्लाए। उसे ये सुनना चाहिए। बॉब को अपनी बिल्ली को वायलिन बजाना सिखाना चाहिए और फिर हम नाचेंगे। उन्होंने और शराब मंगवाई और चिल्लाने लगे, आओ फिर से पिएं, मालिक। चलो अब, एक बार और। उन्होंने फ्रोडो को एक और ड्रिंक पिलाए और फिर से गाना शुरू किया, जबकि उनमें से कई लोग शामिल हो गए, क्योंकि धुन अच्छी तरह से जानी जाती थी और वे शब्दों को जल्दी से सीख लेते थे। अब फ्रोडो की बारी थी कि वह खुद पर प्रसन्न हो। वह मेज पर उछल कूद करने लगा और जब वह दूसरी बार चंद्रमा पर गाय के कूदने के पास पहुंचा तो वह हवा में उछल गया, बहुत जोर से, क्योंकि वह नीचे गिरा मग से भरी ट्रे में और फिसल गया और एक धमाके, खटपट और टक्कर के साथ मेज से लुढ़क गया।
दर्शकों ने हंसी के मारे अपने मुंह खोल दिए और अचानक एक अजीब सी खामोशी छा गई, क्योंकि गायक गायब हो गया था। वो बस गायब हो गया, जैसे कि वो बिना कोई छेद किए फर्श से नीचे गिर गया हो। स्थानीय हॉबिट्स ने आश्चर्य से देखा और फिर अपने पैरों पर खड़े होकर बार्लीमन को आवाज लगाई। पूरा समूह पिप्पिन और सैम से दूर चला गया, जो वे खुद को एक कोने में अकेला पाते थे और दूर से ही अंधेरे और संदेह भरी निगाहों से देखते थे। ये स्पष्ट था कि बहुत से लोग अब उन्हें अज्ञात शक्तियों और उद्देश्यों वाले एक यात्रा करने वाले जादूगर के साथी के रूप में देखते थे। लेकिन वहां भी एक सावला ब्रीलैंडर था, जो उन्हें एक जानकार और आधे मजाक वाले भाव से देख रहा था, जिससे उन्हें बहुत असहज महसूस हो रहा था। जल्द ही वह दरवाजे से बाहर निकल गया। उसके पीछे पीछे तिरछी आंखों वाला दक्षिणी व्यक्ति भी था। दोनों शाम के दौरान आपस में काफी फुसफुसा रहे थे। हैरी गेटकीपर भी उनके ठीक पीछे बाहर चला गया। फ्रोडो को लगा कि वह मूर्ख है। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि और क्या करे, इसलिए वह नीचे रेंगता हुआ चला गया। स्ट्राइडर ने टेबल को अंधेरे कोने में रख दिया, जो बिना हिले डुले बैठा था, अपने विचारों का कोई संकेत नहीं दे रहा था। फ्रोडो दीवार के सहारे पीछे झुका और अंगूठी उतार ली। यह उसकी उंगली पर कैसे आई, वह नहीं बता सका। वह केवल यह मान सकता था कि वह गाते समय इसे अपनी जेब में संभाल रहा था, और जब उसने गिरने से बचने के लिए झटके से अपना हाथ बाहर निकाला तो ये किसी तरह फिसल गई। एक पल के लिए उसे आश्चर्य हुआ कि क्या अंगूठी ने ही उसके साथ कोई चाल नहीं चली है। शायद उसने कमरे में महसूस की गई किसी इच्छा या आदेश के जवाब में खुद को प्रकट करने की कोशिश की हो। उसे बाहर गए लोगों की शक्लें पसंद नहीं आईं। ठीक है, स्ट्राइडर ने कहा, जब वह फिर से प्रकट हुआ। तुमने ऐसा क्यों किया? तुम्हारे दोस्तों ने जो कुछ भी कहा होगा, उससे भी बदतर। तुमने अपना पैर इसमें डाल दिया है। यह मुझे कहना चाहिए कि तुमने अपनी उंगली डाल दी है। मैं नहीं जानता कि तुम्हारा क्या मतलब है, फ्रोडो ने परेशान और चिंतित होकर कहा। हाँ, आप जानते हैं, स्ट्राइडर ने उत्तर दिया, लेकिन हमें तब तक इंतजार करना चाहिए जब तक कि हंगामा शांत न हो जाए। उसके बाद, अगर आप चाहें, मिस्टर बैगिंस, मैं आपसे शांति से बात करना चाहूँगा। किस बारे में? फ्रोडो ने अचानक अपने नाम के प्रयोग को अनदेखा करते हुए पूछा। हम दोनों के लिए कुछ महत्वपूर्ण बात है, स्ट्राइडर ने फ्रोडो की आंखों में देखते हुए उत्तर दिया। हो सकता है कि आपको कुछ ऐसा सुनने को मिले जो आपके लिए फायदेमंद हो। बहुत अच्छा, फ्रोडो ने बेफिक्र होकर कहा। मैं तुमसे बाद में बात करूंगा। इस बीच चिमनी के पास बहस चल रही थी। मिस्टर बटरबर दौड़ते हुए अंदर आए थे, और अब वे एक ही समय में घटना के कई परस्पर विरोधी विवरण सुनने की कोशिश कर रहे थे। मैंने उसे देखा, मिस्टर बटरबर, एक हॉबिट ने कहा, या कम से कम मैंने उसे नहीं देखा, अगर आप मेरा मतलब समझ रहे हैं। वो बस हवा में गायब हो गया, एक तरह से। आप ऐसा नहीं कहते, मिस्टर मुगवर्ट? मकान मालिक ने हैरान होकर कहा। हाँ, मैं करता हूँ, मुगवर्ट ने उत्तर दिया, और मैं जो कहता हूँ, वही करता हूँ, इससे भी बढ़कर। कहीं न कहीं कुछ गलती है, बटरबर ने अपना सिर हिलाते हुए कहा। अंडरहिल की बात इतनी अधिक थी कि वह हवा में गायब नहीं हो सकती थी, या मोटी हवा में, जैसा कि इस कमरे में अधिक संभावना है। अच्छा, अब वो कहाँ है? कई आवाजें गूंजीं। मुझे कैसे पता? वो जहाँ जाना चाहे, वहाँ जा सकता है, बशर्ते वह सुबह पैसे चुका दे। अब मिस्टर टूक वहाँ हैं, वे गायब नहीं हुए हैं। खैर, मैंने जो देखा वह भी देखा, और जो नहीं देखा वह भी देखा, मुगवर्ट ने कहा हठपूर्वक। और मैं कहता हूँ कि कुछ गलती है, बटरबर ने दोहराया, ट्रे में रखे टूटे बर्तनों को इकट्ठा करना। बेशक कोई गलती हुई है, फ्रोडो ने कहा। मैं गायब नहीं हुआ हूँ, मैं यहाँ हूँ। मैं कोने में स्ट्राइडर से कुछ बातें कर रहा था। वह आग की रोशनी में आगे आया, लेकिन ज्यादातर लोग पीछे हट गए, पहले से भी ज्यादा परेशान। वे उसके स्पष्टीकरण से बिल्कुल भी संतुष्ट नहीं थे कि वह गिरने के बाद जल्दी से टेबल के नीचे रेंगकर चला गया था। हॉबिट और ब्री के ज्यादातर लोग गुस्से में वहीं चले गए, क्योंकि उन्हें उस शाम और कोई मनोरंजन करने का मन नहीं था।
एक या दो ने फ्रोडो को एक काली नज़र से देखा और आपस में बड़बड़ाते हुए चले गए। दी बॉनी और 2 या 3 अजीब आदमी जो अभी भी बचे थे उठे और मकान मालिक को गुड नाइट कहा, लेकिन फ्रोडो और उसके दोस्तों को नहीं। कुछ ही देर में स्ट्राइडा के अलावा कोई नहीं बचा, जो दीवार के पास चुपचाप बैठा था। मिस्टर बटरबर्ग को ज्यादा परेशानी नहीं हुई। उन्होंने अनुमान लगाया कि बहुत संभव है कि भविष्य में कई रातों में उनका घर फिर से भरा रहेगा, जब तक कि वर्तमान रहस्य पर पूरी तरह से चर्चा नहीं हो जाती। अब आप क्या कर रहे हैं, मिस्टर अंडरहिल? उन्होंने पूछा। अपने कर्तव्यों से मेरे ग्राहकों को डरा रहे हैं और मेरे बर्तन तोड़ रहे हैं। मुझे बहुत खेद है कि मैंने कोई परेशानी खड़ी की, फ्रोडो ने कहा। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि यह बिल्कुल अनजाने में हुआ। यह एक बहुत दुर्भाग्यपूर्ण दुर्घटना थी। ठीक है, मी अंडरहिल, लेकिन अगर आप और भी कुछ करने जा रहे हैं, या जादू टोना करने जा रहे हैं, या जो भी करने जा रहे हैं, तो आपको पहले लोगों को चेतावनी देनी चाहिए, और मुझे भी। अगर आप मेरी बात समझ रहे हैं, तो हम यहाँ किसी भी तरह की अजीबोगरीब हरकतों को लेकर थोड़े संदिग्ध हैं, और हम अचानक से ऐसा नहीं करते। मैं फिर कभी ऐसा कुछ नहीं करूँगा, मिस्टर बटरबर्ग। मैं आपसे वादा करता हूँ। और अब मुझे लगता है कि मुझे बिस्तर पर जाना चाहिए। हम जल्दी निकलेंगे। क्या आप देखेंगे कि हमारे टट्टू 8 बजे तक तैयार हो जाएं? बहुत बढ़िया, लेकिन जाने से पहले मैं आपसे अकेले में कुछ बात करना चाहता हूँ, मी अंडरहिल। मेरे दिमाग में कुछ बात आई है जो मुझे आपको बतानी चाहिए। मुझे उम्मीद है कि आप इसे बुरा नहीं मानेंगे। जब मैं 1-2 काम निपटा लूँगा, तो अगर आप तैयार हों, तो मैं आपके कमरे में आऊँगा। ज़रूर, फ्रोडो ने कहा, लेकिन उसका दिल बैठ गया। उसने सोचा कि बिस्तर पर जाने से पहले वो कितनी निजी बातें करेगा और उनसे क्या पता चलेगा। क्या ये सभी लोग उसके खिलाफ एक षड्यंत्र कर रहे थे? उसे बूढ़े बटरबर्ग के मोटे चेहरे पर भी काली चालें छुपी होने का संदेह होने लगा।